हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियो जो है एक सकारात्मक विचार के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आओ आज जानते हैं मेरा सकारात्मक विचार क्या है। आज के सकारात्मक विचार में बताया गया है बच्चों कि अभी भी वक्त है, पढ़ाई कर लिया कर मेरे भाई, नहीं तो 12 घंटे की ड्यूटी तुम्हारे चेहरे पर 12 बजा दे। फिर से आज के सकारात्मक विचार सुन ले आप। अभी भी वक्त है, पढ़ाई कर लिया कर मेरे भाई, नहीं तो 12 घंटे की ड्यूटी तुम्हारे चेहरे पर 12 बजा देगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट की भांति अगर आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो उस स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को बहुत बिजी रखना है और सिर्फ आपको पढ़ाई के माध्यम से बिजी नहीं रखना है, बल्कि आपको घरेलू कामों में भी हाथ बटाना है। लेकिन पढ़ाई पर आपको फोकस ज्यादा करना है। अगर आज आप अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अगर आप अपने अध्ययन को अच्छी तरह से जारी नहीं रखते हैं, तो वैसी स्थिति में जब आपकी उम्र समाप्त हो जाएगी, आपको उम्र 30 से पार कर जाएगी और आप एक घरेलू गृहस्थ जीवन में अगर आप जीवन व्यतीत करने लगिएगा, तो ऐसी स्थिति में अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अच्छे तरह से अगर पढ़े लिखे नहीं है, तो ज्यादातर लोगों को जो रोजगार मिलता है वो प्राइवेट सेक्टर में ही मिलता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप भी कहीं पर काम करने जाते होंगे तो किसी को देखे होंगे कि बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो उनको 8 घंटा 9 घंटा की ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ता है, ताकि उनके माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले और तब जाकर के वो अपने परिवारों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो उसी तरह से हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने लाइफ को अगर अच्छी तरह से अगर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप कम ड्यूटी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छा खासा पढ़ाई करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको कंपनियों में जाइएगा, कहीं किसी दूसरी जगह पर काम कीजिएगा, तो कम से कम आपको तो 8 से 10 घंटा काम करना ही पड़ेगा। एक से कहीं कहीं 12 घंटा, कहीं कहीं 14 घंटा, कहीं कहीं 16 घंटा, कहीं कहीं 18 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य काफी प्रभावित हो जाता है। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट की भांति अगर आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अभी से ही आप 8 से 10 घंटा या 6 घंटा कम से कम मिनिमम आप घर पर स्टडी जरूर करें। तो चलिए बच्चे, आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बच्चों कि क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु किसके द्वारा बंद होते? फिर से सवाल सुनो, क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु किसके द्वारा बंद होते? तो अगर आप थ्योरी को अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो शायद पता होगा कि आयोडीन का सूत्र क्या होता है ना बच्चों। आयोडीन का अगर सूत्र के बारे में बात करें तो आयोडीन का आणविक सूत्र होता है जाकर के आपका I2। और आयोडीन जो होता है एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है, और यह सहसंयोजक ठोस में आता है आपका आणविक ठोस के अंतर्गत। और आणविक ठोस के अंतर्गत भी आप 2-3 को टाइप्स पढ़े होंगे, जिसमें आपका आता है ध्रुवीय आणविक ठोस, उसी में आता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, उसी में आता है आपका हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। तो ये जो है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस है। और अध्रुवीय आणविक ठोस के जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो लंदन बल के द्वारा बंधे होते हैं। ध्रुवीय वाला में जानते होंगे उसमें वान डेर वाल्स फोर्स होता है, और हाइड्रोजन बंधन वाला में जैसे बात करते हैं जल का, तो जल में होता है आपका हाइड्रोजन बंधन। जल में कौन सा बंधन होता है बच्चों? यस, हाइड्रोजन बंधन होता है। लेकिन यहाँ पर आयोडीन पूछ रहा है, तो आयोडीन में आपको ध्यान में रखना है कि लंदन बल होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों लंदन बल के द्वारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की सहसंयोजन संख्या क्या होती है? इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को फर्स्ट वीडियो में ही हम जिक्र किए थे कि सोडियम ऑक्साइड, उसी प्रकार से लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एक ऐसा आयनिक ठोस है जिसकी स्ट्रक्चर जो होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो धनायन होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों 4। चलिए थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या क्या है? फिर से सुनो सवाल को, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमीय को हम लोग कहते हैं 2D और वर्ग निविड़ संकुलन को कहते हैं हम लोग SCP, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसका फिगर आप कुछ इस तरह से बनाए होंगे, है ना। परमाणु क्षैतिज रूप से एक दूसरे के सामने होता है और ध्रुवार्ध रूप से एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बताना है तो बीच वाले परमाणु को पकड़िए
और इसके साथ में जितना भी आपका मैक्सिमम सटा हुआ गोला है उसकी काउंटिंग कर लीजिए। तो बताओ कितने गोला सटा हुआ है बीच वाले गोले के साथ? एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, एक लेफ्ट वाला है, एक राइट वाला है। तो बताओ टोटल कितना सटा हुआ है? 4 सटा हुआ है ना, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है बच्चों 4। लेकिन यही अगर कहता 3D तो 3D में हो जाता जाकर के 12 हो जाता है ना, सॉरी 3D कहता 3D में 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पर कभी कभी वर्ग निबिड़ संकुलन की जगह पर अगर कहा जाएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन, तो अगर षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहेगा यहाँ पर 3D कहा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 12 बताना है। कितना बताना है? 12। लेकिन अगर द्विविमीय रहेगा यहाँ पर कर देगा आपका HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या करेगा बच्चों? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाएगा, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाएगा। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहेगा, लेकिन 2D ही कहेगा तो उसमें आपको 6 बताना है। 2D कहेगा और वर्ग निबिड़ कहेगा तो 4, और 2D कहेगा और षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहेगा तो 6। लेकिन 3D कहेगा तो 3D में वर्ग कहेगा तो आपका 12, और SCP भी कहेगा तो आपको 12 ही बताना है। तो उसमें दोनों में 12 होता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाला में, और इसमें वर्ग वाला में होता है 4 और हेक्सागोनल वाला में होता है 6, जिसके बारे में आप थ्योरी में अच्छी तरह से पढ़ रखे होंगे। चलो बच्चों 4th क्वेश्चन में बात करते हैं। 4th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अष्टफलक रिक्त जो है निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलक रिक्ति। तो अष्टफलक रिक्ति को जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑक्टाहेड्रोन कहते हैं, है ना, और पूछ रहा है कि अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है कितने गोलों से घिरी होती है। चलिए इसमें गोला की संख्या बताना है। तो आपको बताया गया होगा थ्योरी में शायद कि अष्टफलकीय रिक्तियों का जो निर्माण होता है वो 3 गोलों के ऊपर 3 गोलों के आने से बनता है। बताओ टोटल कितने गोला आ गया? तो 3 गोला आपका पहले से था और 3 गोला और आ गया, तो बताओ 3 3 कितना गोला हो गया? 6 गोला ना, इसलिए आपका सही ऑप्शन कितना बताना है? 6 बताना। लेकिन यही चतुष्फलकीय पूछता तो चतुष्फलकीय में आपको 4 याद रखना है। तो अष्टफलकीय पूछा है, इसीलिए अष्टफलकीय वाला में आपको 6 याद रखना है। चलो बच्चों 5 क्वेश्चन में बात करते हैं। 5 क्वेश्चन में पूछा गया है अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होता है? इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर रिपीट किया गया। इस क्वेश्चन को भी हम पिछले वीडियो में अर्थात फर्स्ट वीडियो में जिक्र किए थे। अंतः केंद्रित, जैसा कि जानते होंगे अंतः केंद्रित को हम लोग बॉडी सेंटर सेल बोलते हैं, और इसी को डिनोट किया जाता है बच्चों BCC से। इसे डिनोट करते हैं, यस BCC से डिनोट करते हैं। तो BCC में आपको बताया गया होगा कि रिक्ति का प्रतिशत कितना होता है। तो संकुलन क्षमता के बारे में बात करते हैं, तो संकुलन क्षमता इसमें होता है आपका 68%, और रिक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो रिक्ति हो जाएगा आपका जाकर के 32%। तो बच्चों 6 क्वेश्चन के ऊपर देखें तो 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या यदि n है, यानी टोटल गोला की संख्या कितना है आपका निबिड़ संकुलन में? n है, और तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? यदि किसी संकुलित गोलों की संख्या अगर n है, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या कितना है? n है, तो उसके द्वारा जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो n के बराबर होती है, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या सीधे 2n के बराबर हो जाती है, सीधे डबल हो जाती है। लेकिन अष्टफलकीय पूछा है तो अष्टफलकीय वाला में आपका 10 के 10 हो जाएगा, अर्थात जितना गोला की संख्या रहेगा उतना ही हो जाएगा आपका अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। इसलिए 6 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका C। चलिए कुछ और क्वेश्चन बच गया है, और लास्ट वाला क्वेश्चन को आप लोग को HW के तौर पर दिया जाएगा, और प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट के जरिए बताना पड़ेगा, ताकि जो है हम समझ पाए कि नहीं आप जो है वीडियो को सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से देखते हैं। चलिए बच्चों 7 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 7 क्वेश्चन में पूछा गया है कि HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता क्रमशः कितना होता है? HCP और CCP में, तो FCC क्या है, HCP क्या है, CCP क्या है, ये सब जितना भी आपका क्लोज पैकिंग होता है, या FCC जो आप पढ़ोगे फेस सेंटर सेट जो होता है, उन सभी में आपका बात करते हैं अगर संकुलन क्षमता का, तो संकुलन क्षमता का वैल्यू होता है 74%। तो HCP CCP इस सब के वैल्यू आपको याद रखना बच्चों 74%। चलो 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के किस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है? फिर से सुनो, 1 नंबर सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस दोष को विस्थापन दोष कहा जाता है? विस्थापन का मतलब क्या होता है? तो विस्थापन का मतलब होता है कि अगर किसी ठोस में अगर कोई परमाणु या अगर कोई आयन अपने स्थान से अगर हटकर किसी दूसरा स्थान पर चले जाता है,
इसी को तो कहते हैं विस्थापित होना। सुन रहे हैं हमारी आवाजों को? यदि किसी आयनिक ठोस में या किसी भी प्रकार के कोई ठोस रहेगा, अगर उसमें से कोई परमाणु या आयन अगर एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर अगर फिक्स हो जाता है तो ऐसे ठोसों को क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन दोष कहेंगे। तो इसके बारे में शायद आप थ्योरी में पढ़े होंगे कि ऐसा अगर जो दोष होता है तो उसको हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं, क्योंकि फ्रेंकल दोष में ही आपका आयन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। लेकिन शॉर्टकी दोष के बारे में बात करते हैं तो शॉर्टकी दोष में आपका क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। लेकिन फ्रेंकल दोष में आपका शॉर्ट नहीं होता है, बल्कि स्थानांतरित हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी अंतराकाशी दोष के अंतर्गत ही आता है। तो लांच क्वेश्चन में बात करते हैं। तो लांच क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि अपमिश्रण में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होता है? अपमिश्रण इसका मतलब क्या हुआ? तो अपमिश्रण के बारे में आप लोग शायद एन टाइप और पी टाइप में पढ़े होंगे। उसमें जिक्र किया जाता है कि यदि किसी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करना हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एन टाइप चालक बनाना हो या पी टाइप अर्धचालक का निर्माण करना हो, तो उसमें बताया गया होगा कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं या वर्ग 14 के तत्वों को मिलाते हैं तो इस तरह के अर्धचालक का निर्माण होता है। वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं या वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं, तब 15 वाला को मिलाते हैं तो एन टाइप का निर्माण होता है, 13 वाला को मिलाने से पी टाइप का निर्माण होता है। तो चाहे आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर आप मिला रहे हो वर्ग 13 वाला, ये सिलिकॉन है और वर्ग 13 वाला जैसे बोरोन है, एल्युमिनियम है, आपका गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, ये सब वर्ग 13 का तत्व होता है। तो वर्ग 13 को मिलाइए या वर्ग 15 को मिलाइए। वर्ग 15 होता है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। अगर इस तत्वों में किसी भी तत्व को उठा करके आप इसमें मिला देते हैं तो यहाँ पर जो अर्धचालक का निर्माण होगा 15 वाला को मिलाने से एन टाइप और 13 वाला को मिलाने से पी टाइप का निर्माण होगा। तो चाहे आप 13 मिलाइए चाहे 15 मिलाइए, या इसमें तो अशुद्धियों को मिलाया ही गया ना, समझ मेरी बातों को? चाहे आप 13 वाला को मिलाइए चाहे 15 वाला मिलाइए, इसमें तो अशुद्धि को मिलाया जा रहा है। तो जब अशुद्धि को मिलाइएगा तो ऐसी स्थिति में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए पूछा गया है कि अपमिश्रण में किस प्रकार के दोष पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक दोष। कौन सा दोष बच्चों? यस, इलेक्ट्रॉनिक दोष। चलिए देखिए ना, इसमें भी देखते हैं तो 5 को इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 7 को इलेक्ट्रॉन होता है और 14 में सिलिकॉन में आपका 14 को इलेक्ट्रॉन होता है। तो चाहे आप 13 वाला को मिलाइए चाहे आप 14 वाला को मिलाइए, तो अगर ब्रोनो को मिलाते हैं तो 5 को इलेक्ट्रॉन सीधे बढ़ जाएगा एक परमाणु को मिलाने पर, तो हो जाएगा 14 5 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या इसको मिलाइए तो 14 6 20 है, कैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो आखिर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ा ही ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण इसमें कौन सा दोष याद रखना है? इलेक्ट्रॉनिक दोष। चलिए 10th नंबर और लास्ट प्रश्न है आपका, पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाने वाला इनमें से कौन सा ऑक्साइड आपका सही? सिलिकॉन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, SO2 है, आपका क्रोमिक ऑक्साइड है। ये सब जितना भी आपका ऑक्साइड दिया हुआ है इस सब में आपका जो है सिलिकॉन आपका अर्धचालक की श्रेणी में आता है, धातु की श्रेणी में आता है, मैग्नीशियम धातु की श्रेणी में आता है और सल्फर धातु की श्रेणी में आता है, क्रोमियम धातु की श्रेणी में आता है। जो लोहा निकेल कोबाल्ट और क्रोमियम इसके माध्यम से मिश्र धातु का भी निर्माण होता है। तो ये जो होता है आपका सबसे अधिक विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण आपको सही ऑप्शन क्या होगा आपका बच्चों? CrO2 क्रोमिक ऑक्साइड, यानी इस ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन क्या होगा? CrO2। तो लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। तो देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी आ जाती है? किस प्रकार के दोष के कारण जो है चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में बताना है कि किस प्रकार के दोष की कमी के कारण जो है घनत्व में कमी आ जाती है। तो घनत्व में कमी आती है, इसके बारे में आप लोगों को थ्योरी में बताया गया होगा कि अगर किसी भी प्रकार के आयनिक ठोस से या किसी प्रकार के परमाणु ठोस से धात्विक ठोस से अगर कोई परमाणु या कोई आयन अगर गायब हो जाता है तो वहां पर डेंसिटी कम हो ही जाता है। तो डेंसिटी अगर कम हो जाता है तो याद रखना है आपको शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष, क्योंकि शॉर्टकी दोष में ही आपका आयन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो शायद आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह के हम सीरीज प्रत्येक दिन लेकर के आएंगे। और आज की वीडियो में बाहरी आवाज बहुत ज्यादा पहुंच रही होगी क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा सा लेट में स्टार्ट किए हैं। अगले दिन से हम इसको कोशिश करेंगे कि नहीं और पहले इस वीडियो को बना दिया जाए। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मॉर्निंग का 5:30 बज रहा है और अगले दिन हम कोशिश करेंगे कि नहीं इसको 4 बजे भोर में उठ करके इस वीडियो को बनाएं ताकि जो है बाहरी साउंड बहुत कम पड़े, बहुत कम सुनाई दे। क्योंकि मॉर्निंग में जो है 4 बजे 3:30 बजे
4:30 बजे के आसपास लोग बहुत कम चलते रहते हैं और आसपास में वाहनें भी बहुत कम चलती रहती है, तो साउंड बहुत कम पहुंचेगा, जिसके कारण से हमारी आवाज़ आपके पास तक अच्छी तरह से पहुंच सकती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।